नमस्कार। द वर्ल्ड दिस वीक के इस प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत। आज हम लोग कुछ नए बहुत ही महत्वपूर्ण खबरों के साथ आपके सामने हैं। मेरी टीम में हमारे काबिल दोस्त, हमारे फैकल्टी मेंबर्स, एमिनेंट फैकल्टी पुनीत सर और अभिषेक सर हैं, जिनसे हम जानेंगे इस हफ्ते की सुर्खियां और खबरें। सबसे पहले बात करते हैं पुनीत सर से। ये आजकल इंटरनेशनल स्पेस एजेंसी और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, जिसमें हमारे भारत के और खासतौर से हमारे उत्तर प्रदेश में लखनऊ के एक नौजवान इसको लीड कर रहे हैं पायलट के रूप में। तो इसका क्या प्रोजेक्ट है, इसका क्या ऑब्जेक्टिव है और क्यों ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है? जरा इसके बारे में थोड़ा सा हमारे और दर्शकों को बताएं, और क्यों ये सिविल सर्विसेज के लिए या दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी जरूरी है, न सिर्फ एक जनरल अवेयरनेस के लिए। सर, जो मिशन के बारे में आप बता रहे हैं वो है एक्सियम 4 मिशन। और एक्सियम 4 में हमारे भारत के 2 अंतरिक्ष यात्री जो है, ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला और ग्रुप कैप्टन प्रशांत नायर, उनको सेलेक्ट किया गया है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जाने के लिए। अब इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो है, जिसे कहते हैं, एक तरह का स्पेस स्टेशन है, लेबोरेटरी है, जो अंतरिक्ष में पृथ्वी के चक्कर लगाती है लो अर्थ ऑर्बिट में। तो ये परमानेंट एक बेस है अंतरिक्ष में, जो कि नासा उसका मेन ओनर है। तो इसरो ने नासा के साथ कोलैबोरेशन किया अच्छा। कि हमारे अंतरिक्ष यात्रियों को आप अपने स्पेस स्टेशन में रखिए और उनको वहां पर माइक्रोग्रेविटी से संबंधित एक्सपेरिमेंट करने का मौका दीजिए, और साथ ही साथ जो स्पेस का जो एक अनुभव है वो उनको प्राप्त करने के लिए आप जो है एक इस तरह का एक प्रोग्राम लॉन्च करिए। तो बिल्कुल। इसरो और नासा ने मिलकर ये प्रोग्राम लॉन्च किया है। इसमें जो स्पेस स्टेशन है वो नासा का है, अंतरिक्ष यात्री हमारे इसरो के हैं। अच्छा। ठीक है। अब इंटरेस्टिंग बात ये कि जो वहां तक पहुंचेंगे कैसे, तो कैनेडी स्पेस स्टेशन से फ्लाइट जाने वाली है। अब वो जो पहुंचाने का जो कार्य करेगा वो तीसरी कंपनी है, इसरो और नासा के अलावा तीसरी कंपनी, उसका नाम है एक्सियम स्पेस। अच्छा। तो एक्सियम स्पेस अमेरिका बेस्ड कंपनी है। नासा के रिटायर्ड साइंटिस्ट ने वो कंपनी, प्राइवेट कंपनी स्टार्ट की थी, और उसका काम है लो अर्थ ऑर्बिट में जो अंतरिक्ष यात्री हैं, जो स्पेस टूरिज्म है, कॉमर्शियल एक्टिविटी वगैरह है, उसको परफॉर्म कराने में हेल्प करना। इसमें एक और इंटरेस्टिंग फीचर है। अब एक्सियम स्पेस जो है, उसका खुद का अपने पास कोई रॉकेट नहीं है, उसके पास कोई वापस का रिकवरी कैप्सूल नहीं है। तो वो चौथे कॉन्ट्रैक्टर के से जाके उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया है, वो है आपके इलॉन मस्क। अच्छा। एलॉन मस्क की कंपनी है स्पेस एक्स। ठीक बात है। अब स्पेस एक्स जो है वो एक्सियम को अपना रॉकेट, जो फाल्कन 9 रॉकेट है, वो प्रदान करेगी, और साथ ही साथ स्पेस स्टेशन से डॉक करने के लिए, यानी स्पेस स्टेशन से जुड़ने के लिए क्रू ड्रैगन मॉड्यूल, जिसमें बैठ के हमारे अंतरिक्ष यात्री जाएंगे, स्पेस स्टेशन से जुड़ेंगे, वहां पे ट्रांसफर होंगे, वहां पे रहेंगे, और वापस उसी क्रू ड्रैगन कैप्सूल में बैठकर वापस पृथ्वी पर पैराशूट की सहायता से तो इसमें उतरेंगे। मतलब चार स्पेस चार एजेंसीज हैं। स्पेस एजेंसियां इसमें, नासा, इसरो, एक्सियम और स्पेस एक्स। स्पेस एक्स, ये 4 लोगों का कोलेबोरेशन है। प्राइवेट स्पेस फ्लाइट है ये, मतलब और कि मेरे ख्याल में कभी इससे पहले प्राइवेट चार कंपनीज ने मिलकर के इस तरीके का हाँ, कोई। इस तरह के तो काम नहीं किए हैं। तो और बेसिकली नासा तो पहली बार ही इस तरह से काम कर रहा है इस लेवल पे जाकर, और बड़ा अच्छा कोलेबोरेशन है। इंडिया और अमेरिका के जब हम संबंधों के बारे में बात करते हैं, तो एक नया तरह की गर्माहट जो है रिश्तों में, वो दिखाई पड़ती है। इसके साथ साथ इसमें यूरोपियन स्पेस एजेंसी जो कमांडर है वो एक्सियम का है, अच्छा। जो इसको लीड करेंगे वो कमांडर वो एक्सियम कंपनी के ही है। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज है, जो यहाँ पे फर्स्ट पायलट जो सिलेक्ट किए, ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला, ही इज गोइंग टू पायलट दैट पर्टिकुलर प्लेन। तो बहुत बड़ी बात हाँ, है। तो भारत के लिए बड़ी सम्मान की बात है, हमारे इंडियन एयरफोर्स के लिए सम्मान की बात है कि हमारा जो पायलट, जो मिशन पायलट है, वो हमारे ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला जी ही रहेंगे। जो हमारे उत्तर प्रदेश के लखनऊ के हाँ, हैं। लखनऊ के हैं। ये भारत के लिए खासकर गर्व की बात है, लखनऊ वासियों के लिए भी गर्व की बात है। और इसमें जो दूसरे हमारे ग्रुप कैप्टन है प्रशांत नायर सर, तो प्रशांत नायर को अभी रिजर्व में रखा गया। अगर कोई दिक्कत हो जाती है शुभांशु शुक्ला जी के साथ, तो ऐसी स्थिति में उनको रिजर्व के तौर पर रखा गया, और वो भी पायलट का ही काम करेंगे। मतलब हो, इस पूरे मिशन में जो पायलट है वो हमारे ही रहेंगे, और ये लोग जाएंगे वहां पर, वहां कुछ स्पेस से संबंधित एक्सपेरिमेंट करेंगे और कुछ एक्सपीरियंस गेन करेंगे। 500 करोड़ रुपए खर्च किए भारत ने इस मिशन के लिए। ये जो बताइए। सीट है, एक सिंगल सीट जो है 500 करोड़ रुपए तो देने के बाद है। 1984 से 2024, 1984 में हमारे पहले अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा जी गए थे। उस समय भी एक उनके साथ को पायलट थे। हाँ, वो रशियन मिशन था। हाँ।
और इस बार हम अमेरिकन तब इंडिया रशिया के साथ ज़्यादा कोलैबोरेशन। और देखिए, जब अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में जिस देश से आपकी निकटताएं बढ़ती हैं, तो इस तरह के आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, अन्य क्षेत्रों में, डिफेंस में आपके जो कोलैबोरेशन है हाँ, वो तो बढ़ना, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बढ़ती है। स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप आपकी बढ़ना शुरू होती है। 40 साल बीत गए राकेश शर्मा के बाद। भारत सरकार में इसरो के द्वारा भेजा जाने वाले दूसरे अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला जी होने जा रहे हैं। और इंटरेस्टिंग एक और बात है कि जो ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है आपकी लो अर्थ ऑर्बिट में। लो अर्थ ऑर्बिट एक आखिरी ऐसा डेस्टिनेशन है जहां पर इंसान अभी तक पहुंचा है अपोलो मिशन के बाद। अपोलो मिशन में लोग चांद तक पहुंचे और चांद पर रहे, उसके बाद वहां से लौटे। अपोलो 17 लास्ट मिशन था। 7 दिसंबर 1972, जो आज ही की तारीख है, 7 दिसंबर 1972 को लास्ट अपोलो मिशन गया था, यानी कि उसके बाद उस जगह तक कोई मनुष्य आज तक नहीं पहुंचा है। मतलब 1972 से अब 50 साल से ज्यादा हाँ, हुआ। तो ये जो आप सोचिए कि एक अपर लिमिट थी जो हम इंसान पहुंचा है चांद तक, उसके बाद कोई वहां तक 52 पहुंचा ही इयर्स। नहीं। 52 ईयर्स हो गए। और अभी जो है 40 साल से तो इंडिया का कोई व्यक्ति नहीं पहुंचा है। इंडिया के लिए बहुत बड़ी छलांग है। फिर एक बात आती है कि ये जब ज्ञान, ये जो अनुभव वगैरह हम ले रहे हैं, किस लिए, हाँ, इसका इसका पर्पस क्या है, पर्पस क्या है, क्यों उद्देश्य क्या गवर्नमेंट इतना ज्यादा इंटरेस्टेड है इस चीज के लिए। है? तो हाँ, ये जो हमारा एक इसी से मिलता जुलता मिशन है, आईएसएस का छोटा रूप, जिसे हम कहते हैं गगनयान। तो गगनयान भी हमारा लो अर्थ ऑर्बिट में भारत का चक्कर लगाने वाला मिशन होगा, जो पृथ्वी का चक्कर लगाएगा। उसमें के लिए जो है 4 अंतरिक्ष यात्रियों का सिलेक्शन हुआ था, उनमें ये दोनों भी थे। तो जाहिर सी बात है, चूंकि ये लोग पायलट्स हैं, तो पायलटिंग एक्सपीरियंस करने के लिए पायलटिंग में थोड़ा सा आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो वो पहले से थोड़ा सा एक्सपीरियंस, उनको एक्सपोजर मिल सके, इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनको एक्सियम मिशन के द्वारा वहां पर भेज रही। तो इसके लंबे, बहुत लंबा सोच के हम चला रहे हैं कि अभी जो मतलब अपने बहुत दीर्घकालिक सोच दीर्घकालिक और सोच है, दीर्घकालिक उद्देश्य के लिए काम। दीर्घकालिक उद्देश्य के लिए किया जा रहा है कि भारत जो है अपनी प्रेजेंस, बहुत जल्दी आपको सुनने को मिलेगा, 2025 के आखिरी तक आपको सुनने को मिल जाएगा कि भारत की जो ये गगन यात्री हैं, ये पहुंचे हैं, एक्सियम से लौटे हैं, और उसके बाद इनको हो सकता है कि आप सुने कि गगनयान में बैठालकर फिर से लोअर अर्थ ऑर्बिट में बहुत भेज बढ़िया। दिया गया। तो ये हम लोग हमारे लिए, देश इंतजार के लिए बड़े करेंगे सम्मान की बात है। उस दिन का भी, और द वर्ल्ड दिस वीक के प्रोग्राम में शायद उस समय भी हम लोग बात जी करेंगे। बिल्कुल। और बड़ी शुभकामनाएं इनको दोनों को। हम पूरे भारतवासियों की ओर से हमारे ग्रुप कैप्टन शुभांशु को बहुत बहुत शुभकामनाएं, और ये मिशन पूरा हो, इसके लिए बहुत बहुत हम लोग ईश्वर से प्रार्थना करेंगे, भारत आगे बढ़े और नई ऊंचाइयों को हासिल करे। हमारे दूसरे फैकल्टी मेंबर और हमारे एक्सपर्ट हैं अभिषेक सर। उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि अभी साउथ कोरिया में जो मार्शल लॉ की घोषणा की गई, ऐसा क्यों हुआ? मैंने अब तक जो पढ़ा है वो ये जाना है कि नॉर्थ कोरिया के उलट साउथ कोरिया की छवि नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर बिल्कुल अलग है। साउथ कोरिया बड़ा ही प्रोग्रेसिव, डेवलप और एक डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन वाला देश माना जाता है, जहां पर लोग बहुत ज्यादा लिबरल माइंड के, प्रोग्रेसिव माइंड के हैं। वहाँ फ्रीडम ऑफ स्पीच है, डेमोक्रेसी है। और कभी इस तरीके के हालात 30-40 साल पहले एक बार ऐसा हुआ था, जब साउथ कोरिया में मार्शल लॉ लगाने की जरूरत पड़ी। लेकिन मार्शल लॉ इस बार जो लगा 2024 में, अभी कुछ दिनों पहले, वो कुछ ही घंटों में हटाना भी पड़ा। तो पहली बात तो ये मार्शल लॉ क्यों लगा, और दूसरी बात ये जानने की कोशिश करेंगे कि अमेरिका में अभी ट्रंप की ताजपोशी हुई नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप जनवरी 2025 में अमेरिका के राष्ट्रपति का पदभार संभालेंगे, लेकिन डॉलर को लेकर के सारी दुनिया की करेंसीज में एक तरीके का डर, एक तरीके का हाहाकार, एक खौफ मचा हुआ है। और कुछ आशंकाएं व्यक्त की जा रही हैं उन देशों की ओर से जो डॉलर में शायद ट्रेड नहीं करना चाहते, या अमेरिकन डॉलर की ही जो डोमिनेंस है वो इंटरनेशनल मार्केट में बनी रहे, ऐसा डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं। ये सारा मामला क्या है, ये जानने की कोशिश करेंगे। तो अभिषेक, पहले आप ये बताएं, ये साउथ कोरिया में हुआ क्या कि मार्शल लॉ लगा और उसके बाद इतना विरोध हुआ सरकार का, राष्ट्रपति का, कि उनको कुछ ही घंटों के बाद उसे वापस लेना पड़ा? जी सर, आपने बिल्कुल सही कहा कि नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया को अगर कंपेयर करें, तो साउथ कोरिया की इमेज जो है वो बहुत एक लिबरल डेमोक्रेटिक कंट्री जैसी है। वहाँ पर इकोनॉमिकली भी साउथ कोरिया बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग एडवांस्ड है। कंट्री माना जाता है।
और ये जो मार्शल लॉ लगा वहां पर अभी रिसेंटली, और उसको हटा भी लिया गया, 6 घंटे के लिए मार्शल लॉ लगा था। तो वहां का जो कॉन्स्टिट्यूशन, उसका आर्टिकल 77 है, जो मार्शल लॉ से डील करता है कि प्रेसिडेंट वहां के, अगर कोई ऐसा इंटरनली जो अनरेस्ट हो रहा है, तो उसको देखते हुए वो मार्शल लॉ इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो वहां पर एक्चुअली में जो प्रेसिडेंट है साउथ कोरिया के, उनका ये कहना था कि मार्शल लॉ उन्होंने इसलिए लगाया कि वहां पर एंटी स्टेट एलिमेंट्स डेवलप हो रहे थे, अच्छा अच्छा। और कुछ लोग उनकी तो सरकार को गिराने की कोशिश कर क्या रहे उनका थे। इशारा अपने रूलिंग पार्टी के खिलाफ जो अपोजिशन अपोजिशन पार्टी थी। तो अब उनका ये मानना था कि अपोजिशन पार्टी वहां पर एक कॉन्स्पिरेसी रच रही है, और नॉर्थ कोरिया के साथ मिल वो करके राज्य को अस्थिर करना अस्थिर चाहते हैं। करना चाहते हैं। और जो वहां पे एंटी स्टेट एलिमेंट्स डेवलप हो गए थे, उसको कर्व करने के लिए, नॉर्मलसी मेंटेन करने के लिए उन्होंने मार्शल लॉ इम्प्लीमेंट किया था। लेकिन जैसे ही उन्होंने मार्शल लॉ इम्प्लीमेंट किया, उसका विरोध शुरू हो गया, पब्लिक रोड पे उतर आई। जो अपोजिशन पार्टी थी वो और विरोध करने लग गई। जाहिर सी बात। तो पार्लियामेंट में तुरंत इसके खिलाफ एक प्रपोजल आया, इवन उन्हीं की पार्टी के ही मतलब लोगों ने इसका विरोध संसद से किया, सड़क तक मार्च हो मार्च गया। शुरू हो गया। तो जैसे हम लोगों के यहाँ होता है, वैसे उनके यहाँ भी हुआ। तो पार्लियामेंट से फिर एक प्रपोजल पास हुआ, और 6 घंटे के अंदर ही मार्शल लॉ वापस वापस लेना हो गया, पड़ा। विड्रॉ कर लिया गया। अभी तो ये है कि राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग लगाने की बात है, कि जो है अब इन्होंने गलत काम इन्होंने किया, अब इनको हटाइए, संविधान का दुरुपयोग संविधान कर। का दुरुपयोग कर दिया। तो इस तरीके से वहां पे मार्शल लॉ जो है वो लगाया गया था। हाँ, लेकिन बहुत कम समय के लिए लगा, 6 घंटे के लिए लगा, उसका खत्म हो गया। चलिए। और ट्रम्प के आने के लिए ट्रम्प और डॉलर को लेकर का के जो हलचल मची हुई है, हाँ सर, वो क्या है? ये एक्चुअली में अभी जो रिसेंट ब्रिक्स का सम्मेलन हुआ था कजान में, जी। तो उसमें जो ब्रिक्स कंट्रीज थे, स्पेशली रशिया और चाइना, जिस हम्म, तरीके का इंटरनेशनल वर्ल्ड ऑर्डर इस समय चल रहा है, और जो लॉबिंग और ग्रुपिज्म हुई है या हो रही है, और रशिया यूक्रेन वॉर के बाद जैसे अमेरिका ने सैंक्शंस लगाए रशिया के ऊपर, और सभी लोग जानते हैं अमेरिका और चाइना का किस तरीके से ट्रेड वॉर चला था, और ट्रम्प के आ जाने के बाद फिर उस तरीके की सिचुएशन हाँ हमें कि देखने को मिल सकती है। ये आशंका जताई जा रही है कि हाँ, चाइना और अमेरिका में ट्रेड वॉर ट्रेड वॉर। शुरू हो जाए। तो वहाँ जब सम्मेलन हुआ, तो जितनी कंट्रीज थी, इंक्लूडिंग इंडिया, सबने एक्चुअली में नेशनल करेंसी को प्रमोट करने की बात की थी। जैसे इंडिया और रशिया के बीच में जो ट्रेड है इस समय, वो नेशनल करेंसीज में होता है, रुपए और रुबल में होता है। तो वहां पर यही हुआ था कि सब लोग नेशनल करेंसी को प्रमोट करें। किसी ने डॉलर को चैलेंज करके एक यूनिफॉर्म करेंसी बनाने की बात नहीं की थी। तो ट्रम्प को लगा कि जो ब्रिक्स है, वैसे और भी मैं सर एसडीआर से रिलेटेड। कुछ नहीं, कुछ नहीं। और वैसे भी अमेरिका को सब ब्रिक्स जो है वो एंटी वेस्ट लगता है, हम्म, कि ब्रिक्स जो है वो एंटी वेस्ट है, और अमेरिका के अगेंस्ट बनाया गया एक लॉबी है ये। हालांकि भाई कई बार ब्रिक्स कंट्रीज ने, इंक्लूडिंग इंडिया ने, इस बात को क्लियर किया है कि ब्रिक कोई एंटी वेस्ट नहीं है। तो अमेरिका को ये लगा, ट्रम्प को स्पेशली लगा कि ये लोग डॉलर की हेजेमनी को चैलेंज कर रहे हैं। हम्म, उसको हम लोग डी डॉलराइजेशन कहते हैं। अच्छा अच्छा तो अच्छा। उन्होंने एक थ्रेट दे दिया कि अगर ब्रिक्स कंट्रीज ने डॉलर का अल्टरनेटिव ढूंढा, वी डॉलरीकरण। डी डॉलरीकरण, हम लोग डी कैसे डॉलराइजेशन, तो हिंदी में वी डी डॉलरीकरण। डॉलरीकरण। तो उन्होंने वही कहा कि जो है, अगर आप डॉलर की हेजेमनी को चैलेंज करेंगे, तो हम आपके ऊपर 100% टैरिफ लगाएंगे। उसमें भारत भी है, क्योंकि हमारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है अमेरिका से, और इंडिया का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है अमेरिका। बिल्कुल। तो ये हुआ कि अब 100% टैरिफ लगा देंगे ट्रम्प, तो क्या होगा। वैसे तो एक बात आपको मैं बताऊं, प्रैक्टिकली ये पॉसिबल ही नहीं है कि वो 100% जो है वो टैरिफ लगाएं। और सबसे बड़ी बात ये है सर कि डी डॉलराइजेशन हो भी नहीं सकता, क्योंकि आज भी दुनिया में 90% ट्रेड डॉलर में ही होता है, डॉलर और सबसे ज्यादा जो लार्जेस्ट और रिजर्व यूएस यूएस डॉलर में डॉलर। होता है। और सेंट्रल बैंक्स को भी अगर आप देखें, तो सेंट्रल बैंक जो फॉरेक्स मेंटेन रखते हैं, उसमें सबसे ज्यादा रेशियो डॉलर का है, यूएस डॉलर। यूएस डॉलर का है। ये अलग बात है कि कुछ वर्ल्ड ऑर्डर में जो इस समय चेंजेस हो रहे हैं, उसमें कई देशों ने अपने लोकल करेंसीज में ट्रेड करना शुरू किया है। तो इसका एसडीआर से कोई रिलेशन हो सकता है कि नहीं, मान लीजिए नेशनल करेंसी की जगह एसडीआर में ट्रेड करें? एसडीआर में ट्रेड तो फिर तो आईएमएफ के उसमें आप चले गए ना। तो एसडीआर में ट्रेड नहीं होगा सर, ट्रेड होगा या तो डॉलर में होगा या लोकल करेंसीज में थोड़ा होगा। एसडीआर के बारे में बता दें 2 मिनट। एसडीआर स्पेशल ड्राइंग राइट होता है, जो आईएमएफ की एक तरीके से कहा जाता है करेंसी होती है। ये एक बास्केट ऑफ 5 करेंसीज का एवरेज लिया जाता है, जिसमें डॉलर है, यूरो है, एन है, पौंड है, इस तरीके से
तो एक हम रेशियो फिक्स करते, कोटा फिक्स करते किसी देश के लिए। तो जैसे इंडिया मेंबर बन गया आईएमएफ में, तो उसको एक कोटा फिक्स हो जाएगा, उसको एक एसडीआर अलॉट हो जाएगा। उस एसडीआर के रेशियो में ही आईएमएफ से वो लोनिंग कर पाता है या उसका कंट्रीब्यूशन होता है। तो एसडीआर में ट्रेडिंग नहीं होगी, ये बात ट्रेडिंग तो होगी तो डॉलर में डॉलर में होगी होगी या आपके लोकल नेशनल करेंसी करेंसी। में, नेशनल करेंसी होगी, जैसे रशिया और इंडिया के बीच में होता बिल्कुल है। ठीक बात। तो ट्रम्प को ये लगा कि ये अटेम्प्ट है डी डॉलराइजेशन का और अमेरिकन हेजेमनी को कम कम करने का, तो उन्होंने ये थ्रेट दे दिया। लेकिन अब इसका रिपरकशन क्या होगा अगर मान लीजिए हाइपोथेटिकल हाँ, कंडीशन ऐसा हो गया, ऐसा हो ही जाए तो ये इंडिया को तो इफेक्ट करेगा ही करेगा, नो डाउट, लेकिन अमेरिका को उससे ज्यादा करेगा, अच्छा क्योंकि अमेरिका में जो 100% टैरिफ लगेगा तो इंपोर्ट महंगा हो जाएगा। तो वहां की जो जनता है वो तो महंगाई से वैसे ही जूझ रही है और जूझ जाएगी, चीजें और महंगी हो जाएंगी। जाहिर सी बात। तो प्रैक्टिकली ये पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है जो उन्होंने कहा है। तो वो एक थ्रेट देने का तरीका है एक उनका। तरीके से उन्होंने इंटरनेशनल ऑर्डर को अपने हिसाब हाँ, से बस रीसेट करने की रीसेट करने की बात की है। और रशिया इतना ज्यादा ईगरली इसको इसलिए दिखा रहा है क्योंकि जब वॉर शुरू हुआ रशिया यूक्रेन का, तो अमेरिका ने रशिया को डॉलर सिस्टम से बाहर कर दिया, जिसको आप स्विफ्ट कहते हैं। तो अब रशिया के सामने चैलेंज ये आ गया कि वो ट्रेड कैसे करे, तो उसने जैसे इंडिया के साथ लोकल करेंसी में ट्रेड करना शुरू कर दिया। तो ये ओवरऑल सिनेरियो है। बहुत अच्छी जानकारी हमको हमारे काबिल फैकल्टी मेंबर्स पुनीत सर और अभिषेक सर से मिली, जिसमें हम लोगों ने इस हफ्ते की जो बड़ी सुर्खियां थी उन पर नजर डाली। उम्मीद करते हैं आपको हमारा ये प्रोग्राम जरूर पसंद आ रहा होगा। आप और क्या चीजें देखना सुनना पसंद करेंगे, किस तरीके के न्यूज आइटम्स आप चाहते हैं कि हम लोग कवर करें, हमको कमेंट्स में जरूर बताइए। और इसमें हमें क्या और सुधार करना चाहिए, क्या हमें और इसमें इम्प्रोवाइजेशन करना चाहिए, इसके बारे में भी आप हमें अपने कमेंट्स में लिखें। और अगर आपको अच्छा लगता है तो भी उससे हमारा उत्साह बढ़ता है, हमारे काम करने की क्षमता बढ़ती है और हम और मेहनत से काम करने के लिए प्रेरित होते हैं। तो आपके कमेंट्स का हमें इंतजार है। अगर आपको हमारा प्रोग्राम अच्छा लगा हो तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू।